ये मुद्दा शायद तब शुरू हो जाना चाहिए था या ये बातें तब हो जानी चाहिए थी जब उत्तराखंड बन रहा था। आज देखिए पिछले कई दिनों से एक चर्चा बड़ी चल रही है कि हमें सांसद बढ़ाने हैं लोकसभा में, हमें विधानसभा में विधायक बढ़ाने हैं, लेकिन आज तक किसी भी दल ने ये नहीं सोचा कि जो स्कूलों के हालात हैं वहाँ शिक्षक बढ़ाए जाएं, जहाँ हॉस्पिटलों में डॉक्टर बढ़ाए जाएं। यानी कि जितने भी आज राजनीतिक दल हैं ये केवल अपनी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं और इनको केवल अपनों से ही मतलब है। लेकिन जो मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं ये उत्तराखंड की एक उस अस्मिता से जुड़ा हुआ है जो सदियों से हमारी पूंजी रही है, लेकिन नेताओं ने और खासकर इन राजनीतिक दलों ने उसको हमेशा दरकिनार किया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण से तथ्य हैं जो आपके सामने एक के बाद एक हमारे आज जो अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के भाई बॉबी पंवार वो रखेंगे और आप सबसे फिर प्रश्न मिलेंगे अंत में। तो आप भी समझिएगा कि आज हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी अब तक नहीं हुई, उनको किस तरह से स्वाभिमान मोर्चा बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे जाकर उनके बारे में चर्चा करना चाहता है, उनको लागू करवाना चाहता है जो हमारे हित में है। और एक दूरगामी सोच के साथ हम इन सभी तथ्यों को आपके समक्ष रखेंगे। तो भाई बॉबी पंवार जी, आज जिस विषय की बात कर रहा हूँ, वैसे इस विषय पर आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद से बात हो जानी चाहिए थी। उसके उपरांत भी जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो कम से कम तब तो इस बात को होना चाहिए था और आज तक शायद इस उत्तराखंड को उसका परिणाम और फल भी मिलता। पर हमारे राजनेताओं ने, हमारे राजनीतिक दलों ने राजनीति के नाम पर केवल राजनीति की है। कभी ये नहीं सोचा कि राज्य नीति के लिए जो जरूरी कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं या राज्य नीति के लिए जो मूलभूत ऐसे सवाल है उसको जनता के सामने लाने चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जिस विशेष महत्वपूर्ण विषय को मैं उठा रहा हूँ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के मंच से, उस विषय को उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और गंभीरता से इसलिए लेने की ज़रूरत है कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर हम आज इस बात को रखने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हमने लगभग 1800 कुछ से और वर्तमान तक, जब यहाँ पर ब्रिटिश काल था, जब हम औपनिवेशिक काल की बात करते हैं, तब से लेकर और अब तक जो सारे तथ्य हैं लगभग हमारे पास आए हैं। और उन तथ्यों के आधार पर हम बहुत साधारण और सीधी मांग करना चाहते हैं कि उत्तराखंड जो प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से लेकर तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसको लेकर इस प्रदेश में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने को लेकर ये प्रेस है। और शामिल किया जाना क्यों चाहिए और शामिल कैसे हो सकता है, तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। अब इतिहास को थोड़ा पलटते हैं, इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जो क्षेत्र थे उसमें लगभग 1815 से 1874 ईस्वी तक नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया था। नॉन रेगुलेशन एरिया अंग्रेज़ों ने इसे घोषित किया था और इन नॉन रेगुलेशन एरिया जो थे ये केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ उन्होंने किए, इन एरियाज़ में सीधे जो कानून होते थे उनके वो लागू नहीं होते थे। सामान्य कानून जिन्हें आम भाषा में कहते हैं वो लागू नहीं होते थे, बल्कि विशेष प्रावधान लागू होते थे जो कि आज की डेट में जैसे जनजातीय क्षेत्र और 5th शेड्यूल जो एरिया है उनमें लागू होते हैं। ये तब उत्तराखंड के कुछ गढ़वाल और कुछ कुमाऊं के क्षेत्र में ये जो कानून थे वो लागू होते थे, जिसे नॉन रेगुलेटेड एरिया में 1815 से 1874 तक इस एरिया को रखा गया। उसका ये डॉक्यूमेंट है, वो ये डॉक्यूमेंट है जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल का जो गजेटियर जो है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट हम आपको भेजेंगे भी। ये उस दौरान का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये प्रमाण मिलते हैं कि 1815 से 1874 तक उत्तराखंड का जो दो भाग है गढ़वाल और कुमाऊं,
उसके जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो नॉन रेगुलेटेड एरिया में उन भागों को रखा गया था, उन क्षेत्रों को रखा गया था। उसका प्रमाण इस डॉक्यूमेंट में मिलते हैं जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो गजेटियर जो है ये आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। इस आधार पर जब 1874 में एक दूसरा कानून लागू किया जाता है, उस कानून का नाम होता है उस कानून का नाम है शेड्यूल एक्ट, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874। और ये देश के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के शासन थे वहाँ वहाँ अलग अलग राज्यों में इसे लागू किया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है 1874, वो लैंड सिस्टम ब्रिटिश इंडिया का जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये प्रमाणित किया जा सकता है कि इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों का जिक्र है, जहाँ पर ये लागू था 1874 से। 1874 से जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो लागू हुआ वो इस लिहाज पे लागू किया गया था क्योंकि ये इस प्रकार के क्षेत्र थे जहाँ पर सामान्य कानून को लागू कर पाना मुश्किल था, या सामान्य कानून लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा विद्रोह हो सकता था, क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं उस हिसाब से यहाँ की कानून व्यवस्थाएं चलती थी। और उस हिसाब से कानून व्यवस्थाएं चलने का मतलब है अंग्रेज़ों ने इसे माना और इस क्षेत्र को गढ़वाल प्लस कुमाऊं को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में रखा, जिसके प्रमाण लैंड सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के इस डॉक्यूमेंट में मिलते हैं। ये भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत चाहे जौनसार बावर का जिक्र हो, चाहे यहाँ पर कुमाऊं डिवीज़न कुमाऊं में कुमाऊं का जिक्र हो या ब्रिटिश गढ़वाल का जिक्र हो, और यहाँ पर डिवीज़न जो मेरठ है उसमें देहरादून के क्षेत्र जौनसार बावर का जिक्र हो। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये देखा जा सकता है कि 1874 में यहाँ पर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो लागू हुआ था इसके प्रमाण ये भी है। इसमें मैंने हाईलाइट किया और आप लोगों को ये दिया जाएगा। इसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 14 ऑफ 1874, जिसमें दोनों क्षेत्रों का जिक्र इसमें है। इसमें गढ़वाल कुमाऊं का भी जिक्र है, इसमें जौनसार का भी जिक्र है। तो मैं तमाम प्रकार से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो चीज़ें बताई जा रही है उन चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जब हमारा क्षेत्र नॉन रेगुलेटेड एरिया 1815 से 74 तक था, 1874 के बाद शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो लागू हुआ उस आधार पर यहाँ जो अधिकार मिले थे। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट जो 1874 है उस आधार पर 1931 में ये नियमावली है। ये डॉक्यूमेंट शायद आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, पर मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये 13 जुलाई 1931 को ये कानून बना और जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 1931 में लागू की गई नियमावली। इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 स्ट्रिक्ट 1874 की एक्ट संख्या 14 की धारा 6 के अनुसार कुमाऊं के पंचायती जंगलों के प्रबंधन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। ये प्रमाण है कि गढ़वाल प्लस कुमाऊं में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू था और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उस समय डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू था, आज उन क्षेत्रों में जनजातीय दर्जा है। आज उन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में रखा गया है और हमारे भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य उन्हें 6ठी अनुसूची में रखा गया है। अब बात आती है कि ये जो वन अधिकार अधिनियम 1931 बना, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के आधार पर बना। इसके अलावा कुमाऊं पुलिस एक्ट 1916 बना, वो भी डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के आधार पर बना। और ये इसलिए बना कि जब पौड़ी में कमिश्नरी बैठती थी 1815 से 74 तक, तो गढ़वाल कमिश्नरी कहा जाता था। खैर 74 के बाद जब ये कमिश्नरी नैनीताल में बैठी तो पूरे उत्तराखंड को
कमांड करती थी, पर वो उसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना गया, जिसको इसमें मैं कहता हूं कि 2 एक्ट ऐसे हैं, ये डॉक्यूमेंट आज पब्लिक डोमेन में जाएगा तो इस पे देखने की बात है कि ये चीज़ें जब उस दौरान हो गई थी, अगर उस दौरान ये चीज़ें हो गई थी, जिससे साफ नज़र आता है कि इस क्षेत्र को वास्तव में जनजातीय दर्जा मिलना चाहिए था, इस क्षेत्र को वास्तव में आज की डेट में 5वीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए था, पर फिर भी ये क्यों नहीं हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब हम लोगों ने पूछे कि डिस्ट्रिक्ट, हम लोगों ने चाहा कि जनजाति दर्जे के लिए जो मानक है वो क्या होते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, 10/12/2025 का है, और ये राज्यसभा के भीतर 10 दिसंबर 2025 को आंतरिक प्रश्न पूछा गया था एक सांसद के द्वारा, और जो मंत्री जी हैं इसके, उनका जो जवाब आया था, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि जनजाति के लिए क्या मानक है। राज्यसभा में आंतरिक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो केंद्रीय जनजातीय मामले के राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी ने बताया कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं। सबसे पहला मानदंड उन्होंने बताया कि यहाँ पर आदिम जो लक्षणों के संकेत होने चाहिए। आदिम लक्षणों के संकेत मीन्स यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल हो या कुमाऊं हो या जौनसार हो, यहाँ पर आदिम लक्षणों के जो संकेत है वो इस बात से लगाए जा सकते हैं कि आज भी हम प्रकृति पूजक हैं, आज भी हमारे यहाँ देवी देवताओं के रूप में मनुष्य पर देवी देवता अवतरित होते हैं और हम उस चीज़ को मानते हैं। ये आदिम लक्षणों के इस प्रकार के कई संकेत हैं, कई संकेत हैं। आज भी अगर कोई मसाण अगर हम पे लग जाएं तो हम डॉक्टर पे नहीं जाते, हम उस मसाण को ही पूछते हैं और वो ठीक भी तभी होता है। ये आदिम लक्षणों के जो संकेत है ये हमारे लोगों के अंदर हैं। ये कुमाऊं से लेकर गढ़वाल से लेकर जौनसार से लेकर रवाई और जौनपुर तक ये तमाम क्षेत्रों में है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये बताया गया कि जनजातीय लागू होने के लिए, 5th शेड्यूल लागू होने के लिए पहला क्राइटेरिया है आदिम लक्षणों के संकेत जो हमारे लोगों के अंदर हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल का हो या कुमाऊं का हो या इधर जौनसार, जौनपुर या रवाई का हो, ये आदिम लक्षणों के संकेत तमाम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 1 जो इन्होंने बिंदु बताया उसको हम फुलफिल करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि दूसरा क्या मानक है। दूसरा मानक बताया गया कि विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। अब आप बताइए, कुमाऊं की बात कर लीजिए, गढ़वाल की बात कर लीजिए, जौनसार की बात कर लीजिए, रवाई जौनपुर की बात कर लीजिए, हमारे सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उसका संरक्षण भी किया जा रहा है। ये जो दूसरा मानक है, इस दूसरे मानक को हम पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। तीसरी जो बात बताई गई कि जनजातीय होने के लिए या 5th शेड्यूल में आने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तीसरी जो बात बताई गई, तीसरी बात बताई गई कि भौगोलिक अलगाव, मतलब ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसकी बात ये कह रहा है। तो निश्चित है आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, वो कुमाऊं का हिस्सा हो, गढ़वाल का हिस्सा हो, जौनसार जौनपुर का हिस्सा हो, भौगोलिक अलगाव है, तब से था और अभी भी है। और इस भौगोलिक अलगाव के कारण वहाँ पर डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, उस भौगोलिक अलगाव के कारण शिक्षक पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता है। ये भौगोलिक अलगाव है। मीन्स कि हम इस तीसरे क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं, जो जनजाति दर्जा दिलाने के जो मानक हैं, हम इस तीसरे को भी फुलफिल करते हैं। चौथा बताया गया है पिछड़ापन। पिछड़ापन है हमारे यहाँ, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन। राजनीतिक पिछड़ापन इतने है कि आज़ादी के बाद से जहाँ जहाँ जो रेगुलेशन एरिया थे, जिन क्षेत्रों को उस दौरान उसमें रखा गया था, या शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में उन क्षेत्रों को जिसमें रखा गया था, उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में आज जनजाति का दर्जा प्राप्त है, उन्हें 5वीं अनुसूची का लाभ मिल रहा है। पर हम राजनीतिक पिछड़ापन हमारा इतना है कि आज़ादी के बाद से या उत्तराखंड बनने के बाद से
आज तक हमारे राजनेता इसकी बात नहीं कर पाए, हमारी सरकारें इस पर मनन नहीं कर पाई। इसलिए राजनीतिक पिछड़ापन तो बहुत ज़्यादा है, सामाजिक पिछड़ापन आप हर बार देख रहे हैं कितना है, आर्थिक पिछड़ापन भी है, तमाम क्राइटेरिया मैं अगर बता दूं, इसलिए हम इस चौथे जो क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। पांचवा बताया गया कि आम समुदाय से संपर्क में संकोच, ये पांचवा क्राइटेरिया बताया गया है, आम समुदाय से संपर्क में संकोच। और ये है, इस बात को हम इसलिए भली भांति जानते हैं कि हम वो लोग हैं जो 12वीं तक कक्षा में गांव सामाजिक परिवेश में रहकर वहाँ से पढ़कर आए हैं। हम जब खुद देहरादून आए और देहरादून में कोचिंगों में, लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते थे, जब हम कोचिंग जाते थे, ये मैं अपने पे इस बात को लागू करता हूँ, तो निश्चित तौर पर जो शहरी क्षेत्र में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन मिली, पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को उस तरीके से नहीं मिल पाती है, उनमें और हम में ज़मीन आसमान का अंतर था। हम क्लास में उनके पास बैठने से संकोच करते थे। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा, इसका अगर सटीक उदाहरण मैं बताऊं, दूसरा उदाहरण यह है कि हम कोई भी गांव से अगर शहरों की तरफ प्रवास करते हैं या दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने व्यक्ति को ढूंढते हैं। हम सबसे पहले छोटे छोटे NGO टाइप का या ऐसी समितियां गठित करते हैं जिसमें अपने गढ़वाल के नाम से, कुमाऊं के नाम से, जौनसार के नाम से, और देश के विभिन्न राज्यों में है। वो इसलिए की जाती है कि हम दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं, हम उसमें संकोच करते हैं। ये जो पांचों जो लक्षण बताए गए हैं, जनजाति दर्जे के जो मानक बताए गए कि उन लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा जहां पर ये पांचों लक्षण मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर इन पांचों जो मानक है, इन मानकों को हम पूर्ण करते हैं, इन मानकों को फुलफिल हम करते हैं, तो बावजूद इसके भी हमें गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र को जो नॉन रेगुलेटेड एरिया में 1815 से 1874 तक थे, उसके बाद शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 से और आज़ादी के पूर्व तक लगभग ये एरिया उसमें थे। जो देश के, मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्र इन दोनों कानून के अंतर्गत औपनिवेशिक काल में थे, उन्हें आज जनजातीय दर्जा मिला हुआ है। उन्हें आज वहाँ पर 5वीं अनुसूची भी मिली हुई है, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्य को 6ठी अनुसूची मिली हुई है। अब ये इतने बड़ा गंभीर विषय था, हमारे सरकारों ने, हमारे नेताओं ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे विकास के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई से लेकर यहाँ के संसाधनों पर जो हो रही लूट है, उसके लिए ये जो तमाम प्रकार की चीज़ है, इसमें अब बताया गया कि जो राज्य मंत्री दुर्गादास जी थे, इन्होंने ये 5 क्राइटेरिया बताए कि ये क्राइटेरिया इसमें है, और जहाँ पर ये फिट बैठेगा वहाँ पर लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। अब एक और इसमें सुविधा और हो गई, इसमें बताया गया है कि जो पहले बहुत लंबा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस से हटकर इसी जियो में जो राज्यसभा में जो क्वेश्चन आंतरिक प्रश्न पूछा गया था और उसमें जो जवाब आया है, इसमें यह भी कहा गया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य की सिफारिश आवश्यक है। कहने का मतलब है कि इसमें जो राज्य सरकार है उसको पावर दी गई है कि अगर किसी राज्य में किसी क्षेत्र समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है या उससे वापस लेना है, तो राज्य सरकार इन मानकों के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करें और वो अपने विधानसभा के अंदर इस बिल को पास करें और केंद्र सरकार को भेजे। ये पावर अब स्टेट को भी है। तो क्या उत्तराखंड में ये काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर हमारी सरकारें करेंगी नहीं करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर निश्चित तौर पर जनता को लड़ना पड़ेगा। जो जनता अपना राज्य अलग ले सकती है लड़कर, संघर्ष करके, वो ये अधिकार भी वापस ले सकती है, जिससे कि ये प्रदेश बचेगा, जिससे कि इस प्रदेश का जो रोजगार है वो बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ के जल जंगल ज़मीन है वो बचेंगे, जिससे कि इस प्रदेश के भीतर जो लड़ाई वर्तमान में चल रही है, चाहे भू कानून की लड़ाई हो, चाहे मूल निवास की लड़ाई हो, या तमाम प्रकार की अन्य कोई ऐसी लड़ाई
जो स्थानीय लड़ाई हो, उन लड़ाइयों के सबसे बेहतर जो उपाय है वो यही है कि 5th शेड्यूल जनजाति लगाकर 5th शेड्यूल लागू किया जाए। अगर 5th शेड्यूल लागू हो जाता है, जनजाति लागू हो जाती है, तो आपके हाथ में ऑलरेडी एक सशक्त भू कानून आ जाएगा। आपकी गणना मूल निवासियों के रूप में आज़ादी में जब संविधान लागू हुआ तब से ही आपकी गणना मूल निवासी के रूप में हो जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक 10 राज्यों में 5th शेड्यूल लागू है। जनजाति तो और राज्यों में भी लागू है, पर केवल 5th शेड्यूल 10 राज्यों में लागू है। और गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य भी हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी हैं जहाँ 5th शेड्यूल लागू है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट और है, ये वो डॉक्यूमेंट हैं 1935 का ये डॉक्यूमेंट है। 2 भागों में पूरे देश के कुछ भागों को बांटा गया था। एक्सक्लूडेड एरिया जो बहिष्कृत क्षेत्रों की सूची में आते थे, और एक है पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र में आता था। तो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र जो थे वो अलग थे, और जो बहिष्कृत क्षेत्र थे वो पूर्ण बहिष्कृत थे। उन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी कि अगर जनजाति लागू हो रही है, 5वीं सूची में रखा जा रहा है। और गजब की बात यह है कि जो पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र थे, पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में ही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तराखंड, और गढ़वाल यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तराखंड, पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में इस क्षेत्र को रखा गया था जहां आज भी हम जनजाति से और 5वीं अनुसूचित से अछूते हैं। जबकि जो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र थे, उन लिस्ट में जिन लोगों को रखा गया था वहाँ लगभग सबको ही जनजाति और 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का लाभ मिल रहा है। और जिसमें हमारे उत्तराखंड के भूभाग का जो नाम था, चाहे गढ़वाल कुमाऊं की बात मैं करूं, मैं उनकी बात करूं तो लगभग इसमें भी उन लोगों को आज की डेट में जनजाति और 5वीं अनुसूची का दर्जा मिल चुका है जो हमारे साथ थे। पर उत्तराखंड के साथ ये सौंताला व्यवहार क्यों हुआ, और हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने कभी इस पर विचार क्यों नहीं किया, ये बड़ा प्रश्न है। हमारा उद्देश्य और हमारी लड़ाई साफ है कि उत्तराखंड में जिन समुदायों को पहले से ही ट्राइबल मिला हुआ है, वो जौनसारी हो, वो भोटिया हो, वो राजी हो, वो आपके थारू हो या बोक्सा हो, इन 5 जनजातियों को तत्काल रूप से 5वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जिन समुदायों को अभी ओबीसी के दर्जे में रखा गया है, उन सभी क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया घोषित करके वहाँ पर भी 5th शेड्यूल लागू किया जाए। इसके अलावा जो बाकी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य वर्ग के भी हमारे लोग रहते हैं पर पर्वत क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ का हमने 1815 से और अभी तक का रिकॉर्ड आपको दिखाया है, जिन्हें अंग्रेज़ों ने भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में रखा गया था, उन सभी लोगों को, उन सभी समुदायों को ट्राइब में शामिल करके वहाँ पर भी 5वीं अनुसूची लागू किया जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रदेश में सबसे जो बड़ी समस्या है वो पलायन है। और पलायन क्यों हो रहा है? पलायन रोजगार के कारण हो रहा है। और ये रोजगार कब बढ़ेंगे? जब हमारे अधिकार बढ़ेंगे। ये अधिकार तब बढ़ेंगे जब इस क्षेत्र को ट्राइब घोषित किया जाए, ट्राइब के साथ साथ 5वीं अनुसूची में इस क्षेत्र को लाया जाए, तब जाकर हम लोगों को ये अधिकार मिल सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगभग जो चाहे रोजगार की बात हो या अगर 5वीं अनुसूची इस उत्तराखंड में लागू होती है, जो होनी भी चाहिए, जिस क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, जो 5 जो चीज़ें दी गई है कि अगर ये 5 चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर ये कानून लागू हो सकता है, और हम उस 5 बिंदुओं को फुलफिल करते हैं, चाहे हमारा कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र हो, गढ़वाल का पर्वतीय क्षेत्र हो या जौनसार रवाई जौनपुर का पर्वतीय क्षेत्र हो।
अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है, इस क्षेत्र को जनजातीय घोषित किया जाता है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि भू कानून की जो मांग चल रही है, हमें स्वतः ही एक सशक्त भू कानून मिल जाएगा जब यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगी। मूल निवास 1950 की बात की जा रही है, पर हमें स्वतः ही अगर ये कानून लागू होता है तो मूल निवास 1950 लागू हो जाएगा, अलग से कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले जितने भी रोजगार हैं, उन रोजगार पर केवल और केवल यहीं के अधिकार, यहाँ के लोगों का अधिकार होगा। और उसके तहत एक पेशा अधिनियम 1996 है, एक FRA 2006 है जो जनजातीय क्षेत्र पर लागू होता है, एक पेशा 1996 है जो भी जनजातीय क्षेत्र पर लागू होता है। पर पेशा अधिनियम वहीं लागू होता है जहाँ 5वीं अनुसूची लागू होती है, जहाँ 5वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त होता है। तो पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में लगभग 3 लाख परिवारों को जल, जंगल और खनिज संबंधी जो कार्य हैं, आज खनन के लिए हैदराबादी कंपनी बुलाई जा रही है, खनन के लिए गुजरात और हरियाणा से बुलाए जा रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर जनजाति लागू हो गई, 5th शेड्यूल लागू हो गया, तो निश्चित तौर पर जो खनिज संबंधी कार्य से रोजगार प्राप्त होगा लगभग 3 लाख से अधिक परिवारों को, वो केवल और केवल स्थानीय स्तर पर ही उसका दोहन कर पाएंगे और स्थानीय स्तर पर ही उस रोजगार को कर पाएंगे। आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा जो माइनर मिनरल के ठेके हैं वो केवल और केवल स्थानीय लोगों को ही मिलेंगे। कितनी बड़ी शक्ति हमें मिलने वाली है अगर इस लड़ाई को लड़ा जाए, कितनी बड़ी शक्ति मिलने वाली है अगर हम इस पर बहुत अच्छे से विचार करें। इसके अलावा FRA 2006 का मैंने जिक्र किया, FRA 2006 के अंदर वो शक्ति है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो भूमिहीन किसान है या जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको लगभग 4 हेक्टेयर तक भूमि दे सकता है। FRA कानून उनको भूमिहीन लोगों को निःशुल्क 4 हेक्टेयर तक भूमि दे सकता है। ये पावर है FRA 2006 में। पर FRA 2006 हम पे अभी लागू नहीं होगा, पर तब लागू होगा जब ये अधिकार हमें मिलेंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा में अगर ये कानून लागू होते हैं तो जनजातीय महिलाओं को ST एक्ट के तहत विशेष कानून सुरक्षा मिलेगी। ये प्रावधान है महिला सुरक्षा को लेकर, ये बात मैं कह रहा हूँ। इसके बाद आज प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि जगह जगह शराबबंदी आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह शराबबंदी आंदोलन चल रहे हैं। पर पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4M के बिंदु 2 के अंतर्गत ग्राम सभा को मादक पदार्थों की बिक्री एवं खपत को नियंत्रित या पूर्ण प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त होगा इस कानून के अंतर्गत। तो इसमें DM को पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें सरकार के मुख्यमंत्री को पूछने की जरूरत नहीं है। ये पावर केवल और केवल ग्राम सभा को मिलेगी। इतनी बड़ी शक्ति इसके अंदर है। क्या सरकारें तभी इस चीज़ को हमसे दूर रखना चाह रही है, तभी लागू नहीं करना चाह रही है? इसके अंतर्गत जो मजबूत ग्राम सभा है वो इस अधिकार के तहत मिलेगी, क्योंकि पेशा अधिनियम 1996 अगर लगेगा तो सारी जो पावर है वो ग्राम सभा को चली जाती है। ग्राम सभा ही तय करती है कि यहाँ पर क्या विकास होना है, क्या नहीं होना है, क्या विकास परियोजनाएं लगनी है, क्या नहीं लगनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्राम सभाओं को केंद्र और राज्य दोनों से विशेष निधि प्राप्त होगी, जो कि एक्स्ट्रा पैसा कहते हैं ना कि चक्राता के लिए एक्स्ट्रा पैसा आएगा या जनजातीय क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा पैसा आएगा सेंटर से या स्टेट से, वो इसी अधिकार के तहत हमें मिल सकता है जब ये विशेष प्रावधान हमारे यहाँ लागू होंगे। तो ग्राम सभाओं को जब उन्हें अपने क्षेत्र में सामाजिक निर्णय लागू करने की संवैधानिक शक्ति मिलेगी तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड का भला हो सकता है, ये उत्तराखंड ऊंचाइयों पर जा सकता है। इसके अलावा भाषा एवं संस्कृति का जो संरक्षण है वो इसके तहत हो सकता है। और इसके अलावा वन्य जीव प्रबंधन जो है वो इसमें हो सकता है। ये नहीं कि जैसे वन मंत्री अभी 4 दिन पहले कह रहे हैं कि महिलाओं की गलती है, महिलाएं क्यों जंगल में जा रही है, महिलाएं घास काटने क्यों जा रही है, क्यों लकड़ी काटने जा रही है, ये नहीं चलेगा। ये पूरी पावर ग्राम सभा को मिलेगी और ग्राम सभा इस पर नियंत्रण करेगी। इसके अलावा एक विशेष मुद्दा
जो अब आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है पूरे देश के भीतर, वो मुद्दा है परिसीमन का। और उस परिसीमन में संवैधानिक बात की जाए तो हमेशा संवैधानिक प्रक्रिया में केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन का प्रावधान है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर यहाँ पर अगर जनजातीय क्षेत्र हैं और 5वीं अनुसूची के दायरे में है तो परिसीमन में उत्तराखंड में क्षेत्रफल आधारित परिसीमन तभी व्यवहारिक हो सकेगा जब पर्वतीय समुदायों को संवैधानिक संरक्षण ट्राइबल स्टेटस प्राप्त होगा। जिस प्रकार परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10A के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, वैसा ही प्रावधान उत्तराखंड में भी आवश्यक है। अगर ये पावर हमें मिलती है तो फिर हमारे यहाँ पर जो परिसीमन है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर होगा और संवैधानिक तरीके से होगा। एकमात्र ये रास्ता है अगर हम अपने पहाड़ों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर माइग्रेशन होता गया, आज परिसीमन हो रहा है, आज 10 सीटें घटेंगी, 20 साल बाद फिर परिसीमन होगा तो 40 सीटें घटेंगी। एक दिन वो आएगा कि जब पहाड़ का या पर्वतीय क्षेत्रों का नेतृत्व शून्य हो जाएगा। और सबसे घातक केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, ये घातक पूरे देश के लिए है। वो इसलिए हैं कि हमारे इस प्रदेश की सीमा चाहे नेपाल से लगती हो, चाहे चाइना से लगती हो, जो भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि से आज हम अगर इस अधिकार को मांग रहे हैं तो इस अधिकार की मांग केवल उत्तराखंड के व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इस अधिकार की डिमांड देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि अगर उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी मैं बात कहूँ कि हिमाचल से जो नदियाँ निकलती है पाकिस्तान की तरफ बह जाती है, कश्मीर से जो नदियाँ निकल रही है पाकिस्तान की तरफ बह जा रही है, उधर पूर्वोत्तर से जो नदियाँ निकल रही है बांग्लादेश की तरफ बह जा रही है। उत्तराखंड से गंगा, यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलने के बाद पूरे देश की प्यास बुझा रही है, पूरे देश को सिंचित कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल उत्तराखंड के व्यक्ति को, उत्तराखंड का व्यक्ति ही डिमांड करे ऐसा नहीं है। ये डिमांड देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को करनी पड़ेगी कि अगर उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और ये इसलिए इस क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है, जिसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार से ये 1815 से लेकर और अभी तक के जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, ये इसलिए किए गए हैं कि भाई ये इस क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की जा रही है, इस क्षेत्र के जो राइट्स है वो उसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। और एक परिसीमन के बाद एक और बात है कि अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो अगर रोजगार के अधिकार हमारे पास आते हैं, अन्य अधिकार हमारे पास होते हैं, तो सबसे बड़ी जो बात है वो रिवर्स पलायन होगा और बड़ी मात्रा में होगा। और अगर रिवर्स पलायन होगा तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश भी सुरक्षित रहेगा, ये देश भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उस पर चिंता जो हो रही है, उस चिंता पर ना जाकर अगर सॉल्यूशन पर जाएंगे तो ये एकमात्र रास्ता है कि उत्तराखंड के उन पर्वतीय क्षेत्रों, चाहे वो गढ़वाल का हिस्सा है चाहे वो कुमाऊं का हिस्सा है, उन क्षेत्रों में जनजातीय दर्जा दे करके 5वीं अनुसूची में उनको लाया जाए, जिसके लिए तमाम प्रकार के ये डॉक्यूमेंट जो साक्षी हैं कि तब भी ये उत्तराखंड का भूभाग शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अंतर्गत आता था, और जब देश आज़ाद हुआ तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अंतर्गत जो देश के अन्य हिस्से जो थे, क्षेत्र थे, वो जो उसमें आते थे, उनको आज जनजाति भी मिला हुआ है, उनको आज 5वीं अनुसूची में भी रखा गया है, कईयों को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। पर केवल पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र जो गढ़वाल और कुमाऊं का था, उसे ही आज ना जनजाति मिला है, ना उनको 5th और 6th शेड्यूल मिला है। पर हम 5th शेड्यूल की मांग करते हैं, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कानून किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, ये कानून संपूर्ण उत्तराखंड को लाभ पहुंचाने के लिए है।
ये सुरक्षा की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, पलायन की दृष्टि से भी या रिवर्स पलायन की दृष्टि से भी और इसके अलावा परिसीमन की दृष्टि से भी, तमाम प्रकार के मूल निवास या भू कानून की दृष्टि से भी ये एकमात्र ऐसा कानून है जो ये सारे अधिकार हमें दिला सकते हैं। और अगर ये अधिकार मिलते हैं तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी एक जीत उत्तराखंड की होगी और उत्तराखंड की जनता को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे नेता आज तक सोए हुए थे, हमारी सरकारें आज तक सोई हुई थी, पर हम जगाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकारें जागती है, नेता जागते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनता जागेगी और जनता अपने हक के लिए लड़ेगी। जैसे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लड़ी, वैसे ही जनता इन डॉक्यूमेंट के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर लड़ने का काम करेगी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पूरी तरीके से इन महत्वपूर्ण विषय पर आगामी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ने का काम करेंगी। और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। जैसा प्रावधान अब दिया गया कि राज्य सरकार ही इस पर विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को ये भेज सकती है, तो उस पर पूरा आगे काम किया जाएगा। और अगर किसी मीडिया के साथियों के कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर हम उन प्रश्नों के जवाब देना चाहेंगे, तो आप प्रश्न कर सकते हैं।